हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन आज हम स्टार्ट करेंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके आई थिंक 12 लेक्चर्स हैं। तो ये आज इंटीग्रेशन का 13 लेक्चर्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेप्थ में हम चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले इसका जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या। और स्टार्टिंग जो हमने इंटीग्रेशन से करी थी तो एक चीज़ तो हमने बताई भी थी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एरिया फाइंड करना। अब वो इनडेफिनेट था, कहीं ना कहीं हमने बताया था कि एरिया, लेकिन वो पूरा साकार होता है आके डेफिनेट इंटीग्रेशन में। यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई लाइन है, ये ठीक है, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो अगर हमें इस लाइन के बीच में और x एक्सिस के बीच में हमें अगर एरिया चाहिए तो आराम से लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके x एक्सिस और इस लाइन के बीच में एरिया इसलिए आराम से निकल आया क्योंकि हमको एक ट्रेपीजियम दिख गया। और ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी जो स्ट्रेट लाइन फिगर्स होते हैं वो मेंसुरेशन की मदद से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका फार्मूला मिल गया और इनको जो है सॉल्व कर लिया गया इसका एरिया। दिक्कत तब हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से एक ट्रेपीजियम है और ज्योमेट्री दैट इज मेंसुरेशन का यूज़ करके हम इसका एरिया आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हाइट अगर पता है तो ये लंबाई हमें पता है, दैट इज b माइनस ए। ठीक, और ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो फार्मूला लगा कर लेंगे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब हमारे पास कोई कर्व आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे बना लिया e टू पावर x, जैसे कह दिया ये e की पावर x का ग्राफ है और a एंड b। अब हमें इसके बीच में एरिया निकालना है। तो क्योंकि हमें मेंसुरेशन का फॉर्मूले पता है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व है, तो लोगों ने इसको छोटी छोटी पट्टियों में काटना स्टार्ट करा। ये ऐसे करके, तो ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई, डॉट 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 ऐसे करके के स्टेप हो गई, और ये लास्ट वाली nth स्टेप मान लो nth स्टेप। और सबकी चौड़ाई बराबर रखी और इसकी लेंथ, चौड़ाई मतलब डेल्टा एक्स रख दी मान लो। अब ये हमारे पास छोटे छोटे रेक्टेंगल दिखने लगे, स्ट्रिप्स, कितनी n स्ट्रिप्स है मान लो, ये n। और इस kth स्टेप पे जो x की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, b है, यहाँ पर कितनी है, पहली स्टेप है तो x1 मान लो, ये क्या है x2 है, x3 है, और ये kth स्टेप है तो xk मान लो। ठीक, और यहाँ पर y बराबर e टू पावर x है हमारे पास, इसको हम फंक्शन fx कह सकते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू मिली वो मिली f ऑफ x ऑफ k, f ऑफ x k, ये kth पॉइंट पे हमें वैल्यू मिली। और ऐसे n हमारे पास स्ट्रिप्स आ गई। और अगर हम टोटल एरिया लिखना चाहते हैं, एरिया बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में और कर्व के बीच में एंड कर्व, वो अगर हम ये लिखें कि जैसे कि ये kth स्ट्रिप है और सबकी विड्थ बराबर है, बराबर चौड़ाई की हमने स्ट्रिप्स काटी और हमने हर एक स्ट्रिप का एरिया निकालना स्टार्ट किया और सारे एरियाज़ को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास ओरिजिनल एरिया आ जाएगा। तो जैसे कि स्ट्रिप क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो विड्थ तो भाई डेल्टा एक्स है और हाइट इसकी कितनी है, लंबाई यानी कितनी है, वो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू, जैसे x1 पे fx1, x2 पे fx2, इसी तरह xk पर fxk। तो वो हमारे पास आ जाएगा fxk, ये हो गई लंबाई, और चौड़ाई कितनी हो गई dx या डेल्टा x, डेल्टा x। ये तो kth स्टेप का आ गया। और इसी kth स्टेप में
k की वैल्यू 1 रखो तो फर्स्ट स्ट्रिप, k की वैल्यू 2 रखो तो सेकंड स्ट्रिप, k की वैल्यू 3 रखो तो थर्ड स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, और k की वैल्यू 1 रखे n रखें तो nth स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो बारी बारी से k की वैल्यू 1 से लगा के n तक रखते जाओ और सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ दो का साइन होता है समेसन, और k की वैल्यू 1 से लगा के n तक रखनी है। तो ये सभी पट्टियों का, सभी स्ट्रिप्स का एरिया आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऐसे लिख पाए हम। लेकिन क्या ये एरिया हमारे पास जो आया है वो एक्यूरेट एरिया होगा? नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो हमने फार्मूला लगाया है लंबाई गुणे चौड़ाई लगाया है, जो कि एक रेक्टेंगल का एरिया होता है, और क्योंकि हमारे पास एक कर्व है, कर्व को छोटी छोटी पट्टियों में काटा है, तो 3 लाइनें सीधी हैं, लेकिन ये वाली लाइन हमारे पास कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसी वजह से जो एरिया हमारे पास मिला है वो एरिया एक्यूरेट एरिया के बराबर नहीं होगा। तो कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो भाई कम होगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये है fxk की हाइट और ये है उसकी चौड़ाई dx। अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास निकला इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ये ट्रायंगल जो ऊपर बच रहा है ये एरिया छूट गया। उसी तरह इसमें भी ये स्ट्रिप हमारे पास रेक्टेंगुलर है, इतना एरिया निकला, ये वाला छूट गया। इसको भी जोड़ने में क्या करा गया? छूट गया, ये वाला एरिया छूट गया। ऐसे ही हर एक स्टेप में इसी तरह एरिया छूटता चला जाएगा। तो यानी कि जो हमारे पास ये एरिया निकला ये एक्यूरेट एरिया नहीं है और रिक्वायर्ड एरिया से कम भी है। तो लोगों ने इस समस्या को कैसे दूर किया कि इन स्ट्रिप्स को और महीन किया। जैसे हमने kth स्ट्रिप को क्या करा और थोड़ा देखो 2 टुकड़ों में काटा, तो ये हमारे पास स्ट्रिप आ गई और ये रेक्टेंगल अब 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। तो थोड़ा सा ये एरिया हम और बढ़ा पाए महीन करने पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एरर तो अभी भी रह गया। अभी भी हम रिक्वायर्ड एरिया से कम ही एरिया निकाल पा रहे हैं। वो बात अलग है कि थोड़ा सा ज़्यादा एरिया निकाल पाए, थोड़ा सा और एक्यूरेट हो गए, हमारी गलती कम हो गई, एरर हमसे कम हो गया। लेकिन फिर इसको और महीन काटो तो कुछ एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी एक्यूरेट एरिया के बराबर नहीं आएगा। तो इस वजह से हम स्ट्रिप्स को कितना महीन कर दें? इतनी स्ट्रिप बना दें कि हमारे पास उसकी चौड़ाई लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, यानी उसको इनफाइनाइट स्ट्रिप में कट कर दें, और फिर जाके हमारे पास जो रेक्टेंगल दिखेगा, जो स्ट्रिप दिखेगी वो लगभग प्रॉपर रेक्टेंगल के जैसे दिखेगी। और फिर उस एरिया को जोड़ोगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया के बराबर एक्चुअल एरिया आ जाएगा, यानी कि इस स्ट्रिप को काटने जाना है। तो ये एक आइडिया समझ में आया कि इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यानी कि ये हमारे पास एक्यूरेट एरिया नहीं है। इसमें अभी क्या करना है? इसमें अभी हमें इन पट्टियों को n को बढ़ाना है और महीन करना है। बढ़ाएंगे कैसे? कितना बढ़ाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट डेल्टा x, नहीं एक मिनट, n बढ़ाना है, पट्टियाँ बढ़ानी है, स्ट्रिप्स बढ़ाने हैं। तो n इक्वल्स टू कितनी कर देनी है? इन्फिनिटी तक कर देना है, इनफाइनाइट स्ट्रिप हो जाए। तो ये हमारे पास k इक्वल्स टू 1 फ्रॉम n, और n कहाँ भाग रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारे पास जो एरिया आएगा वो लगभग एक्यूरेट एरिया के बराबर आएगा। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड एरिया। और इस समेशन को लिखने के लिए एक नया सिंबल यूज कर लिया गया, दैट इज इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? जिसके जिसके बीच में हमें x पे चाहिए, a से b तक। इसको fx कह दिया गया और इसको क्या कह दिया गया? dx। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। दूसरी बात ये क्या है? इंटीग्रेशन है, जो कि एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड एक्स एक्सिस निकालता है। और इस इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई छोटी छोटी स्टेप्स में कट के उन सारी स्टेप्स को जोड़ा और स्टेप की संख्या इन्फिनिटी कर दी। यानी ये इंटीग्रेशन जो है वो एरिया है जो किसके फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है? लिमिट सम, यानी कि एरियाज का सम किया गया है और उसकी लिमिट ली गई है। तो इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम, और ये कॉन्सेप्ट भी होता है और इसके माध्यम से क्वेश्चन भी करा जाता है, बोर्ड में आता ही आता है। देखो इसी फॉर्मूले को अभी एक तरीके से और लिखने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास a x1 x2 x3 डॉट 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 x के स्ट्रिप है और फिर डॉट 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 nth स्ट्रिप है, ठीक है। और हर सबके बीच में डेल्टा x और डेल्टा x बराबर चौड़ाई है तो अंतर इतने इतने का ही है। और AP का कॉन्सेप्ट लगा देंगे क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP लग जाएगा। यानी कि हम kth
स्ट्रिप कैसे लिख पाएंगे, kth स्ट्रिप वो हो जाएगा a प्लस k माइनस, या nth स्ट्रिप अगर हम लिखना चाहें, nth स्ट्रिप n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास डेल्टा एक्स है। सो इस चीज़ का यूज़ करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन k इक्वल्स टू 1 टू n और f ऑफ एक्स के a प्लस k माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पर nth के बजाय यहाँ क्या हो गई, kth स्ट्रिप थी, तो ये और इंटू डेल्टा एक्स, ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। इसको हम ऐसे डब्बे में बंद करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम। और इसका बेसिक फंडा क्या है, कहाँ से आता है, ये पूरी स्टोरी हम बता चुके हैं। इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम, लिमिट सम। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि एक चीज़ और, बस इस डेल्टा एक्स के जगह पे कुछ लिखा जाता है। वो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स क्या है भाई, एक स्ट्रिप की चौड़ाई है। टोटल हमारे पास चौड़ाई कितनी है, ये ए से बी तक, यानी कि बी माइनस ए, क्योंकि जीरो से डिस्टेंस नापेंगे, ये बी हुई और यहाँ से ये डिस्टेंस ए हुई, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा बी में से ए माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास बी माइनस ए करा हमने, बी माइनस ए करा तो ये चौड़ाई आ गई, और इस चौड़ाई को कितने टुकड़ों में बांटा है हमने, n टुकड़ों में बांटा है। तो एक टुकड़े की चौड़ाई आ गई, और एक टुकड़े की चौड़ाई होती किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है। तो डेल्टा एक्स बराबर आ गया b माइनस ए अपॉन एन, यानी कि हम लिख पाए इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन k इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ, या फिर डेल्टा एक्स वाला पहले लिखते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू है क्या, b माइनस ए अपॉन एन है, और f के अंदर a प्लस के माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म ये है। ओरिजिनल क्या है, वो भी हमारे पास फॉर्म है, वो भी सही है और ये भी सही है, बट ये है क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्म यूज़ करते हैं। किसी के दिमाग में कोई भी फॉर्म बैठ जाती है भाई, इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये रहा हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेन फंडा, कि ये इसका असली मतलब होता है। अब इसको फॉर्मूले लगाते कैसे हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा, रफ कर रहे हैं इसको। तो एक प्रोसीड्योर यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, a से b एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0। अब ये h क्या है, कहाँ से आ गया, ये भी बताऊंगा मैं, और h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस डॉट 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 nth तक एफ ए प्लस n माइनस 1 h। वो जो डेल्टा एक्स था ना, उसको हमने बस h कह दिया है। जो डेल्टा एक्स है ना, इसको हमने बस h कह दिया है। एंड
तो h बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n हो जाएगा। और इसमें देखो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h कहाँ जाएगा, h 0 की तरफ जाएगा, h टेंस टू 0। तो दो बातें जो है मन में रखना, याद रखना कि अगर हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास h टेंस टू 0 होगा, लेकिन अगर इन केस n यूज़ कर रहे हैं तो n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जब h 0 की तरफ जा रहा है n इन्फिनिटी की तरफ, या ये कह सकते हैं कि जब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो h इक्वल्स टू 0। तो कहीं पर किसी किसी बुक में हो सकता है यहाँ पर डायरेक्ट h की वैल्यू क्या रखी हो, b माइनस a अपॉन n रखी हो और n टेंस टू इन्फिनिटी। तो दोनों का मतलब एक ही है कि n इन्फिनिटी पे जाए चाहे h 0 पे जाए, बात एक ही है। अब हम किस फॉर्म में रख के ज़्यादा कन्वीनियंस है हमारे लिए जो फॉर्म, उस फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे करते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई एक 0 से 2 और एक्स स्क्वायर डी एक्स है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और अभी भी लिमिट रखना रह गया 0 से 2। और लिमिट रखने का प्रोसीजर ये होता है हमारे पास, इसको लिखते हैं हम लोग अपर लिमिट यानी कि 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3, ये आंसर आएगा। लेकिन ये तो हमने इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाल दिया, यानी यही आंसर आना चाहिए जब हम लिमिट सम से करेंगे, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम। तो यहीं पे ये क्वेश्चन करते हैं। एज 0 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर देखो हेयर a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पर हमने ये चीज़ मानी है तो इसमें हम b माइनस a इक्वल्स टू NH भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सीधे। तो यहाँ पर b माइनस a बराबर कितना हुआ, 2 माइनस 0 2, और यही NH के बराबर हो जाएगा। नाउ और fx बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f0, क्योंकि fa होता था, प्लस fa प्लस h, f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आ गया। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f0, फंक्शन में x इक्वल्स टू 0 रखो तो ये 0 आ गया, प्लस f0 प्लस h यानी कि h रखो तो ये h स्क्वायर हो गया, प्लस 2h रखो तो 2h स्क्वायर हो गया, यानी कि 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर आएगा। उसी तरह 3h का होल स्क्वायर यानी कि 9h स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 उसी तरह n माइनस 1, और h का होल स्क्वायर करोगे तो n माइनस 1 होल स्क्वायर और h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, सब में h स्क्वायर है, कॉमन निकाल लो, और एक h बाहर मौजूद है तो ये आ गया h क्यूब। अंदर आया हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और n स्क्वायर तक का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6। लेकिन ये हमारे पास n टर्म तक का सम हो, अगर n टर्म स्क्वायर n टर्म तक का अगर हमें सम निकालना है ये फार्मूला होता है, लेकिन हमारे पास n टर्म तक नहीं है, यहाँ पर n माइनस 1 एक टर्म कम है, तो इसी फॉर्मूले में n के जगह पे n माइनस 1 रख देंगे तो n माइनस 1th टर्म तक का सम आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब, और यहाँ पर
हमारे पास सम का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी फॉर्मूले में n की जगह n-1 रखो, तो पहला वाला आ जाएगा n-1 इंटू n+1 में n-1 रखोगे तो ये n आ जाएगा इंटू 2n, n की जगह n-1 रखो तो 2n-3 आ जाएगा अपॉन 6। अच्छा, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से कॉमन ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h क्यूब था ही, n क्यूब कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 1 - 1 अपॉन h, और ये 1, और यहाँ पर 2 - 3 अपॉन n अपॉन 6। ये हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया h क्यूब n क्यूब, तो हम लोग NH होल क्यूब लिख सकते हैं, और इंटू 1 - 1 अपॉन n, और इंटू 1 तो नहीं लिखेंगे, 2 - 3 अपॉन n अपॉन 6। NH किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो NH का होल क्यूब यानी 8 आ जाएगा। यानी इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें, चलो यहाँ पर हम लोग इसको रफ कर देते हैं, कैलकुलेशन इधर कर देते हैं। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, 8 ऊपर हो गया, 2 क्यूब हो गया, यानी कि 2 क्यूब, और 1 - 1 अपॉन n, और 2 - 3 अपॉन n, तो ये 8 अपॉन 6 हो गया। अच्छा, h टेंस टू 0 है, अब हमने सब कुछ n में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें अब n की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसी लिमिट को किस में चेंज कर दो n में, लेकिन n टेंस टू कहाँ होगा इन्फिनिटी की तरफ होगा, h 0 जाए लेकिन n यूज़ करो तो इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 6, 1 अपॉन 1 माइनस n, और 2 इंटू 3 माइनस n। n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और 3 अपॉन n यानी 3 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0, तो हमारे पास ये सॉल्व होके आ गया 8 अपॉन 6 इंटू 1 इंटू 2, और 2 से 2 कट गया तो 8 अपॉन 3 आ गया, और इस तरह से ये निकलेगा। ठीक है, तो वैसे भी ये निकला था हमारे पास 8 अपॉन 3, तो ये रहा लिमिट एज अ सम, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम का पूरा प्रोसीड्योर हमारे पास। ये हमारे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम का फॉर्मूला है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला कि सम ऑफ नेचुरल नंबर 3 प्लस डॉट 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 n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और एक तीसरा फॉर्मूला कि जब हम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका भी होल स्क्वायर। तो जहाँ पर जो सम हमें यूज़ करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला लगा देंगे, और ये रहा पूरा हमारे पास मेथड। इस तरह से करते हैं, थोड़ी सी 2-3 सवालों की आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप फटाक से आ जाएगा। 1 मिनट, तो इसको रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आ जाओ। ये बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी जो हमने एग्जाम्पल में समझाने के लिए जो बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e टू पावर x dx, इसका जो आंसर आएगा वो e स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एज ए लिमिट सम चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ें जो ज़रूरी साधन है समेट के रख लो, a = 1, b = 2, तो उस हिसाब से b - a बराबर 2 आ जाएगा, जो कि NH के बराबर होगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो h टेंस टू 0 होता है। यूज़ क्या कर रहे हो हमारे ऊपर है, और फंक्शन हमारे पास fx कितना आ जाएगा, e टू पावर x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 बाहर h, और यह आएगा f a मतलब f0 की वैल्यू e टू पावर 0,
प्लस ई टू पावर 0 प्लस एच यानी एच, ई टू पावर 2h प्लस ई टू पावर 3h और प्लस डॉट 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 ई टू पावर n-1h आ गया। लिमिट h टेंस टू 0, h ई टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, e की पावर h, e टू पावर 2h को e की पावर h का होल स्क्वायर लिख सकते हो, e की पावर 3h का e टू पावर h का होल क्यूब लिख सकते हो और डॉट 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 e की पावर h का पावर n-1 लिख सकते हो और ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या है, हमारे पास एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और हमारे पास कॉमन रेशियो कितना है, e टू पावर h है। हर अगला टर्म पिछले वाले टर्म में e टू पावर h मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। तो और जीपी के nth टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू पावर n-1 अपॉन r-1 या फिर a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। लेकिन ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, ये वाला तब यूज़ करते हैं जब r यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, तो एक्सपोनेंशियल है e टू पावर समथिंग, और ये जो है यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलरली 1 से बड़ा होगा, r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसीलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सिंपली फार्मूला अगर लगा दो, ये तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आ जाएगा e टू पावर h और उसका n, लेकिन ये n टर्म तक का सम होता था, यहाँ पर हमें कितना करना है, n-1 टर्म तक का, तो n-1 h -1 डिवाइडेड बाई e टू पावर या e-1 h, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर कोई भी पावर रहे, x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन या 1 ऐसे होता था जब, और x-1, तो इसको फैक्टराइज करते थे कि नहीं करते थे, वही फंडा यहाँ पर लगाएंगे और हमारे पास ये कट जाएगा और जो लिमिट सॉल्व होके आएगी वो e² -1 ही आएगी। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना। तो ये बेसिकली हमारे पास, अब कोई भी क्वेश्चन कर लो ना, यहाँ पर आप सिंपली, चलो होमवर्क के लिए दे देते हैं कुछ क्वेश्चन, ये तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे की कहानी बड़ी आसान है, बस इस तरह से फैक्टराइज करना है। तो होमवर्क ऐसे ही कर लो, 1 से कर लेना, 2 के बीच में x² को इसी को कर लेना। अब क्या था, हमने लोअर लिमिट क्या रखी है, a = 0 रख के 1 रख दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये कर लेना, e टू पावर x और 2 से 4 कर लेना, और एक और क्वेश्चन कर लेना, x³ को 1 से 2 कर लेना। बस इतना काफ़ी है आजकल के। अब जो है इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टीज़ वो हथियार हैं जो बड़े बड़े इंटीग्रल्स को छोटे छोटे, मतलब टुकड़ों में नहीं ब्रेक करते हैं, लेकिन छोटे छोटे इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे इंटीग्रल हैवी, एक इंटीग्रल हाई फाई इंटीग्रल दिखने वाला छोटा सा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा और फटाक से हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। वो तो बड़ा सा फैमिलियर जान पड़ने लगता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ का सूटेबल यूज़ आना चाहिए। 10 के 10 प्रॉपर्टी अगर हमने बताई और रटी हुई हैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है उनका। जब प्रैक्टिस में सूटेबली यूज़ कैसे करें, तो वही यूज़ तो हम यहाँ पर बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन वैसे ही लेंगे जो फंसाने वाले टाइप में होंगे, तो इससे आपका जो है ना, एक जो फियर लेवल है ना इसमें, डर का एक वो लेवल अनलॉक हो जाएगा, फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये रहा लिमिट सम का पूरी गाथा यहाँ तक रही। और लिमिट सम में ज़्यादा कुछ आता नहीं, हम हालांकि बोर्ड के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, जेई वगैरह में चलो कोई बात नहीं वहाँ नहीं, लेकिन बोर्ड मेन कंसंट्रेशन हमारा, तो इसी मेथड से हम लोग करेंगे। बुक में लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं और बुक से ज़्यादा एग्ज़ाम में फिक्स है कि वही क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लो। और इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में सेकंड लेक्चर से हम प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे और अच्छे से डेफिनेट इंटीग्रेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। और जुकाम है इस वजह से ज़्यादा सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं।